Hello everyone. Today's lecture of neuropsychology is about management of Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is complex and it is unlikely that any one drug or other intervention will successfully treat it. Current approaches focus on helping people maintain mental function, manage behavioral symptoms and slow down the symptoms of disease. Alzheimer disease एक complex disease है और ये एक ऐसी डिजीज है जिसको किसी एक पर्टिकुलर ड्रग या किसी एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन या थेरेपी से सक्सेसफुली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अभी करंट अप्रोचेस मेनली लोगों की मेंटल हेल्थ, मेंटल फंक्शंस या फिर उनकी कोग्निटिव एबिलिटीज को मेंटेन करके रखने के ऊपर, उनके बिहेवियरल सिम्टम को मैनेज करके रखने के ऊपर और उनकी डिजीज के सिम्टम को स्लो डाउन करने के ऊपर मेन फोकस अल्जाइमर डिजीज के मैनेजमेंट का रहता है। Treating the symptoms of Alzheimer's can provide people with comfort, dignity, and independence for a longer period of time and can encourage and assist their caregiver as well. तो अल्जाइमर डिजीज में ट्रीटमेंट जनरली सिम्टोमेटिक किया जाता है, यानी कि अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम को धीरे धीरे कम करने की कोशिश की जाती है। उनके सिम्टम्स स्लो डाउन हो जाएं, वो उतना तेजी से प्रोग्रेस ना करें, इन चीजों के ऊपर मेन फोकस रहता है अल्जाइमर डिजीज के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट में। तो अल्जाइमर डिजीज के मैनेजमेंट में जनरली जो भी पेशेंट होते हैं उनको कंफर्ट देने के ऊपर, उनकी डिग्निटी को मेंटेन करने के ऊपर और उनकी इंडिपेंडेंस लेवल को लंबे समय तक बनाकर रखने के ऊपर मेन फोकस होता है। जो कि पेशेंट का भी मोटिवेशन बना के रखते हैं, उनको एनकरेज करते हैं और इसके साथ ही जो भी पेशेंट के केयर गिवर होते हैं उनको भी हेल्प मिलती है। वो भी कहीं न कहीं मोटिवेटेड रहते हैं कि अल्जाइमर के पेशेंट की केयर ठीक तरीके से हो सके। Most medicines work best for people in the early or middle stages of Alzheimer's. For example, they can slow down some symptoms such as memory loss for a time. It is important to understand that none of these medicines stops the disease itself. ज्यादातर मेडिसिन लोगों के लिए अर्ली या फिर मिडल स्टेज में काम आती हैं अल्जाइमर डिजीज में, यानी कि अगर बिल्कुल लास्ट स्टेज है अल्जाइमर्स डिजीज की, तो वहां पर मेडिसिन बहुत ही कम इफेक्ट अपना शो करती हैं। इसका एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि अगर अर्ली स्टेजेस या फिर मिडिल स्टेज में मेडिसिन ली जाएं तो फिर अल्जाइमर के ज्यादातर जो सिम्टम है जो अर्ली स्टेजेस में दिखाई देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी लॉस है, उनकी स्मृति कम हो जाना, वो थोड़ी समय के लिए स्लो डाउन किया जा सकता है, यानी उसको थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है कि मेमोरी लॉस थोड़ा सा मेमोरी लॉस होने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगे पेशेंट को। यानी ये ना हो कि पेशेंट के कुछ महीनों के अंदर ही कंडीशन मेमोरी लॉस की इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि उस पर्सन को अपने खुद के फैमिली मेंबर्स या फिर अपना खुद का नाम भी उसको याद नहीं आ रहा है। It is important to understand that none of these medicines stop the disease itself. लेकिन यहाँ पर ये बात समझना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी मेडिसिन अल्जाइमर्स डिजीज को कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकती है या फिर कंप्लीट रिकवरी नहीं कर सकती है पेशेंट। ओनली सिम्टम्स को या अल्जाइमर्स के साइन को स्लो डाउन कर सकती हैं मेडिसिन्स। There is no known cure for Alzheimer's disease. It is not possible to reverse the death of brain cell. तो यहाँ पर साफ बताया गया है कि अल्जाइमर डिजीज का अभी तक कोई क्योर मेडिकल साइंस में नहीं मिला है और ब्रेन की सेल्स की डेथ को रिवर्स करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यानी ब्रेन की कोशिकाएं एक बार अगर डेड हो जाती हैं तो उनको वापस से लिविंग फॉर्म में लाना इम्पॉसिबल होता है। Treatments can, however, relieve its symptom and improve quality of life for the person and their family and caregivers. हालांकि अल्जाइमर्स डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो कुछ एक सिम्टम्स में कमी ला सकता है, रिलीव मिल सकता है पेशेंट को कुछ एक सिम्टम से, या फिर स्लो डाउन हो सकते हैं उसके सिम्टम। उससे क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएंगे या थोड़ा बहुत रिलीव अगर सिम्टम में मिल जाएगा
तो जो पेशेंट है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगा, वो अपने खुद के एटलीस्ट जो उसके टास्क हैं उनको अपने आप कर पाएगा, जिससे पर्सन को खुद को भी हेल्प मिलेगी और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं या केयर गिवर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है। द फॉलोइंग आर इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डिमेंशिया केयर। तो यहाँ पर डिमेंशिया क्योंकि इंट्रोडक्शन और साइन एंड सिम्टम का लेक्चर हमने जो किया था उसी में बताया गया था कि डिमेंशिया का सबसे मेन कारण जो है वो अल्जाइमर डिजीज होता है ओल्ड एज में। तो डिमेंशिया रिलेटेड है मेमोरी लॉस से। डिमेंशिया में मेमोरी लॉस हो जाती है पर्सन की। तो मेमोरी लॉस की केयर के लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जिनको कि फॉलो किया जाता है अल्जाइमर के ट्रीटमेंट में, उनकी हम बात करेंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एनी कंडीशन अकरिंग अलोंगसाइड अल्जाइमर्स, activities and daycare programs, involvement of support group and services, and the selection below will discuss medication and treatment for behavioral changes. तो अल्जाइमर डिजीज की जो भी कंडीशन है, जो साइन एंड सिम्टम है, उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट किया जाता है जनरली डिमेंशिया केयर में। और दूसरा है कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज या उनकी मेंटल एबिलिटीज को एक्टिव बनाकर रखने के लिए कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी करवाई जाती हैं जो कि उनके पर्टिकुलर कॉग्निटिव एबिलिटी या फिर मेंटल टास्क से रिलेटेड होती हैं। इसके लिए डे केयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जो कि इन पेशेंट को इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करके रखते हैं या फिर कुछ एक इंटरवेंशंस उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सपोर्ट ग्रुप एंड सर्विसेज, कुछ एक एनजीओज अल्जाइमर्स डिजीज के मैनेजमेंट के लिए या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए काम करते हैं। ऐसे सपोर्ट ग्रुप या एनजीओज को इन्वॉल्व किया जाता है। और जो मेडिकेशन और ट्रीटमेंट बिहेवियरल चेंजेस में यूज होती हैं, उनका इस्तेमाल अल्जाइमर्स के पेशेंट के लिए किया जाता है। मेडिकेशन फॉर कोग्निटिव सिम्टम्स। अब यहाँ नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज में बात हो रही है। कोग्निटिव सिम्टम्स के लिए मेडिसिन कौन-कौन सी यूज की जाती हैं। नो डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स आर अवेलेबल फॉर अल्जाइमर डिजीज बट सम ऑप्शंस में रिड्यूस द सिम्टम एंड हेल्प इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे पहले बताया जा चुका है कि अल्जाइमर डिजीज को कंप्लीटली क्योर करने के लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, परंतु इसके सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए और पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकेशंस का यूज किया जाता है। ड्रग्स कॉल्ड कोलिस cholinesterase inhibitors can ease cognitive symptoms, include memory loss, confusion, altered thought processes, and judgment problem. They improve neural communication across the brain and slow the progress of these symptoms. तो यहाँ पर बताया गया है कि कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर नाम की ड्रग्स आती हैं जो कि पर्सन के कोग्निटिव सिम्टम जिसमें मेमोरी लॉस, कंफ्यूजन, बिगड़े हुए थॉट प्रोसेसेस और जजमेंट प्रॉब्लम्स, ये सारे सिम्टम इंक्लूडेड रहते हैं। इन सारे सिम्टम को इम्प्रूव करने के लिए कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर क्या करते हैं, पर्सन के जो न्यूरल कम्युनिकेशन होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स के आपस में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं और पर्सन की कोग्निटिव सिम्टम्स में जो चेंजेस आए होते हैं या कोग्निटिव सिम्टम में जो डिसफंक्शन हुआ होता है, उन सबको थोड़ा बहुत ठीक करने की कोशिश करते हैं और इन सिम्टम की प्रोग्रेस को कम करते हैं। 3 common drug with Food and Drug Administration FDA approval to treat this symptom of Alzheimer disease are। तो अल्जाइमर डिजीज के कोग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रिस्क्राइब 3 कॉमन ड्रग्स के नाम यहाँ दिए गए हैं या मेडिसिन के नाम दिए गए हैं। तो पहली है डोनेपजिल टू ट्रीट ऑल स्टेजेस। डोनेपजिल का इस्तेमाल तीनों स्टेजेस में ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, अर्ली स्टेज में, मिडल स्टेज में एंड लेट स्टेज में भी इस्तेमाल इसको किया जाता है। सेकंड यहाँ बताई गई है गैलेंटेमाइन। गैलेंटेमाइन का इस्तेमाल माइल्ड से मॉडरेट स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि माइल्ड अल्जाइमर डिजीज
से लेकर मॉडरेट स्टेज तक किया जाता है, यानी लास्ट स्टेज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड थर्ड यहाँ बताई गई है रिवास्टिगमाइन। इसका इस्तेमाल भी माइल्ड से मॉडरेट स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। Another drug called memantine has approved to treat moderate to severe Alzheimer's disease. A combination of memantine and donepezil is also available. तो मेमेंटाइन का इस्तेमाल नॉर्मली मॉडरेट से सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है, और कई बार मेमेंटाइन और डोनेप्जिल के कॉम्बिनेशन को भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही डोनेप्जिल एंड मेमेंटाइन दोनों ड्रग्स नॉर्मली पर्सन के मॉडरेट और सीवियर इन दोनों स्टेजेस में यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है इमोशनल एंड बिहेवियर ट्रीटमेंट्स। The emotional and behavioral changes linked with Alzheimer disease can be challenging to manage. People with increasingly experience irritability, anxiety, depression, restlessness, a sleep problem, and other difficulties. तो ये हम अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स में पढ़ चुके हैं कि अल्जाइमर डिजीज से पीड़ित व्यक्ति को इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसमें बहुत सारे इमोशनल चेंजेस और बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अल्जाइमर डिजीज में इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस को ट्रीट करना अपने आप में काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लोगों में अल्जाइमर डिजीज होने पर नॉर्मली इरिटेशन बढ़ जाती है, एंजाइटी ज्यादा होने लग जाती है, डिप्रेशन के सिम्टम दिखने लगते हैं, रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, स्लीप प्रॉब्लम बढ़ जाती है उनमें, और भी बहुत सारी इमोशनल और बिहेवियरल डिफिकल्टीज का सामना उनको करना पड़ता है। तो इन सभी का ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। Treating the underlying causes of these changes can be helpful. Some may be side effect of medication, discomfort from other medical condition, or problem with hearing or vision. तो नॉर्मली इमोशनल और बिहेवियरल डिफिकल्टीज को ट्रीट करने के लिए इनके अंडरलाइंग कोज को जानना सबसे जरूरी होता है, यानी कि मेन कोज क्या है उसके पीछे। अगर कोज का पता लग जाता है, कारण का पता लग जाता है, तो उसको ट्रीट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये पता करना सबसे जरूरी होता है कि पेशेंट में इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस का रीजन क्या है, कि वो साइड इफेक्ट है किसी मेडिसिन का, या फिर किसी दूसरे मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, या फिर उसको हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है या विजन प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उसमें इमोशनल चेंजेस या बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर कोज का पता लग जाता है तो कोज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। देयर आर सम मेडिसिन्स सच एज स्लीप एड, एंटी एंजाइटी ड्रग, anticonvulsant and antipsychotics that a person with Alzheimer disease should take only. तो यहाँ पर कुछ एक मेडिसिन बताई गई हैं जो कि पर्सन की इमोशनल और बिहेवियरल डिफिकल्टीज को कम करने के लिए अल्जाइमर के पेशेंट में यूज की जाती हैं, जिनमें यहाँ इन्होंने बताई हैं कि अगर स्लीप प्रॉब्लम है तो स्लीप प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्लीप एड्स ली जा सकती हैं, एंजाइटी अगर हो रही है तो एंटी एंजाइटी ड्रग ली जा सकती हैं। इसी तरीके से अगर हेलुसिनेशन हो रहा है पर्सन को या डेल्यूजन हो रहे हैं तो एंटी साइकोटिक ड्रग यूज की जा सकती हैं। You will need to watch closely for side effect from these medicines. लेकिन सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर पेशेंट इन मेडिसिन में से कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो उसके साइड इफेक्ट को बहुत ही नजदीक से देखना जरूरी होता है, यानी कि फैमिली मेंबर्स या केयर टेकर को ये ध्यान रखना चाहिए कि इन मेडिसिन से किसी तरह का साइड इफेक्ट पेशेंट को ना हो रहा हो। Sleep aids are used to help people get to sleep and stay asleep. People with Alzheimer's disease should not use these drugs regularly because they make the person more confused and more likely to fall. तो sleep aids generally person को अच्छी नींद देने के लिए या पर्सन को साउंड स्लीप के लिए जनरली दी जाती हैं, या अगर नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए स्लीप एड्स मेडिसिन जनरली दी जाती हैं। लेकिन अल्जाइमर्स के पेशेंट को ये ड्रग्स रेगुलरली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर रेगुलरली वो नींद के लिए मेडिसिन यूज करता है तो उसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है, और पॉसिबल है कि कंफ्यूजन उसमें ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से
पर्सन को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। There are lifestyle changes people can make to improve their sleep. Learn more about getting a good night's sleep. तो मेडिसिन की जगह पर नॉर्मली जो डॉक्टर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं, वो ये सजेशन देते हैं कि पर्सन की लाइफस्टाइल में चेंजेस करवाए जाएं, जिससे कि उनको नींद अच्छी आए या उनको नींद टाइम पर आए या साउंड स्लीप आए उनको। तो इस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस करके उनकी स्लीप को बेटर बनाया जा सकता है। Anti-anxiety drugs are used to treat agitation. These drugs can cause sleepiness, dizziness, fast, and confusion. For this reason, doctor recommend they should only be used for short period of time. इसी तरीके से जो एंटी एंजाइटी ड्रग हैं वो नॉर्मली लोगों में एंजाइटी या चिंता को दूर करने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इन ड्रग की वजह से पर्सन में स्लीपीनेस आ सकती है, डिजीनेस आ सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है, और वो गिर भी सकते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर्स जनरली बहुत ही थोड़े समय के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं। Anticonvulsants are drugs sometimes used to treat severe aggression. Side effect may cause sleepiness, dizziness, mood swing, and confusion. तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स जो हैं वो ज्यादातर पर्सन में आए एग्रेशन के लेवल को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। जैसा आप सिम्टम में पढ़ चुके हैं कि पर्सन कई बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाता है अल्जाइमर डिजीज में, तो उसके लिए एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स यूज की जाती हैं और इसके साइड इफेक्ट नॉर्मली पर्सन में दिखाई देते हैं स्लीपीनेस के रूप में, डिजीनेस के रूप में, मूड स्विंग्स के रूप में और कंफ्यूजन के रूप में। Antipsychotics are drugs used to treat paranoia, hallucination, agitation, and aggression. Side effect of using these drugs can be serious, including increased risk of death in some older people with dementia. तो एंटीसाइकोटिक्स ड्रग जनरली पेशेंट के लिए तब यूज की जाती हैं जब पेशेंट में पैरानोइया हो रहा हो, यानी वो अपने फैमिली मेंबर्स पर या फ्रेंड्स पर शक कर रहा हो, उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हों। इट मीन्स कि हेलुसिनेशन का मतलब है कि कोई भी स्टिमुलस उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको वो चीज दिखाई दे रही हो, सुनाई दे रही हो या फील हो रही हो। एगिटेशन का मतलब यहाँ है कि एंशियस फील कर रहा हो पर्सन या फिर एग्रेसिव हो रहा हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। लेकिन एंटीसाइकोटिक ड्रग के भी कुछ एक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कुछ एक साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार ओल्डर एज के लोगों की डेथ भी कई बार हो जाती है। They should only be given to people with Alzheimer disease when the doctor agrees that the symptoms are severe. तो इसीलिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी तभी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर जब सिम्टम बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। Creating a safe and supportive environment. Adapting the living situation to the need of a person with Alzheimer's disease is an important part of any treatment plan. For someone with Alzheimer's, establishing and strengthening routine habit and minimizing memory demanding tasks can make life much easier. तो अल्जाइमर डिजीज के मैनेजमेंट में पेशेंट के लिए सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, और अल्जाइमर के पेशेंट के मैनेजमेंट में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके ट्रीटमेंट का। तो कोई भी पर्सन जिसको अल्जाइमर डिजीज है उसकी रूटीन में और उसकी हैबिट में इस तरह की चीजों को इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा कॉग्निटिव टास्क उससे करवाए जाएं। इस तरह के कुछ एक गेम्स उसके लिए बनाए जा सकते हैं, कुछ एक इस तरह की एक्टिविटीज उससे करवाई जा सकती हैं जहां पर उसकी मेंटल एबिलिटी या फिर उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का वो यूज कर रहा है, लेकिन जहां मेमोरी का यूज उसको कम करना पड़ रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज उस पर्सन से करवानी चाहिए, क्योंकि उसका मेमोरी लॉस धीरे धीरे होने लग जाता है, और अगर मेमोरी से रिलेटेड टास्क उससे ज्यादा करवाए जाएंगे तो वो पर्सन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। You can take these steps to support a person's sense of well-being and continued ability to function. तो यहाँ पर कुछ एक
स्टेप्स बताए गए हैं जो कि अल्जाइमर के पेशेंट की वेलबींग को बेटर बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं और उनके फंक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए या फिर उनके फंक्शंस को डे टू डे लाइफ में इफेक्टिव बनाए रखने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ऑलवेज कीप कीज, वॉलेट्स, मोबाइल फोन एंड अदर वैल्यूएबल इन द सेम प्लेस एट होम सो दे डोंट बिकम लॉस्ट। तो अल्जाइमर के पेशेंट की जो भी ज़रूरी सामान है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी चाबियाँ हैं, वॉलेट है, फ़ोन है या दूसरी चीज़ें जो वो जनरली यूज़ करते हैं, उनको एक ही जगह पर रखें घर में ताकि वो गुम ना हो। कीप मेडिकेशन इन अ सिक्योर लोकेशन, यूज़ अ डेली चेकलिस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ डोसेज़। दवाइयों को एक सिक्योर जगह पर रखें और डेली एक चेकलिस्ट बनाएँ और पेशेंट द्वारा ली गई इन दवाइयों को ट्रैक करें कि पेशेंट टाइम पर दवाइयाँ ले रहा है या नहीं ले रहा। अरेंज फॉर फाइनेंस टू बी एन ऑटोमेटिक पेमेंट एंड ऑटोमेटिक डिपॉजिट। तो पर्सन की फाइनेंशियल हेल्प के लिए कुछ ऐसी ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करनी चाहिए जिससे कि उसकी ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाए या ऑटोमेटिक डिपॉजिट हो जाए, जिससे उसको बैंक में आने-जाने में या फिर डिपॉज़िट करने में या पेमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। Have the person with Alzheimer's carry a mobile phone with location capability so that a caregiver can track its location. Program important phone numbers into the phone. तो अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति कि मोबाइल फ़ोन में लोकेशन कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए जिससे कि उस पर्सन को ट्रैक किया जा सके कि वो पर्सन कहाँ पर है। लोकेशन हमेशा ऑन रहनी चाहिए उसके फ़ोन की। इसके अलावा उसके फ़ोन में जो भी जिस भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं उसकी फैमिली या अल्जाइमर का पेशेंट, उसके प्रोग्राम या एनजीओ जहाँ से भी वो हेल्प ले रहे हैं या डॉक्टर, उसके उनके फ़ोन नंबर उसके फ़ोन में ज़रूर होने चाहिए। इंस्टॉल अलार्म सेंसर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज़। घर में डोर्स और विंडोज़ पर अलार्म सेंसर्स इंस्टॉल करवाने चाहिए। Make sure regular appointment are on the same day at the same time as much as possible. डॉक्टर से रेगुलर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। यूज अ कैलेंडर और व्हाइट बोर्ड इन द होम टू ट्रैक डेली शेड्यूल। बिल्ड द हैबिट ऑफ चेकिंग ऑफ कंप्लीटेड आइटम। इसके अलावा घर में कोई कैलेंडर या व्हाइट बोर्ड लगाना चाहिए जिससे डेली स्केड्यूल को ट्रैक किया जा सके। केयरटेकर को सभी कंप्लीटेड आइटम्स को चेक करने की अपनी हैबिट बनानी चाहिए। रिमूव एक्सेस फर्नीचर, क्लटर एंड थ्रो रग्स। जो भी घर में एक्सेस फर्नीचर है या एक्सेस चीजें हैं उनको रिमूव कर देना चाहिए। इंस्टॉल स्टर्डी हैंडरेल्स ऑन स्टेयरवेज एंड इन बाथरूम्स। इसके अलावा सीढ़ियों पर और बाथरूम्स में कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लगाने चाहिए जिससे उस पर्सन को खड़े होने में हेल्प मिले। Ensure that shoes and slippers are comfortable and provide good traction. अल्जाइमर के पेशेंट के शूज और स्लीपर्स कंफर्टेबल होने चाहिए। वो इस तरह के नहीं होने चाहिए कि उनमें फिसलन हो। Reduce the number of mirrors. People with Alzheimer may find images in mirror confusing or frightening. घर में मिरर्स की संख्या कम कर देनी चाहिए क्योंकि अल्जाइमर के जो पेशेंट हैं उनको मिरर्स को देखकर कंफ्यूजन होता है और कई बार वो डर भी जाते हैं। मेक श्योर दैट द पर्सन विद अल्जाइमर कैरीज आइडेंटिफिकेशन और वियर्स ए मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट। इसके अलावा स्पेशली जो लेट अल्जाइमर के पेशेंट हैं उनमें तो एक आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर उनके पास होना चाहिए और मेडिकल अलर्ट भी उनके फ़ोन में या ब्रेसलेट के थ्रू या वॉच में किसी भी तरह उनके पास मेडिकल अलर्ट का अरेंजमेंट भी होना चाहिए। ताकि जब भी उनको प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से मेडिकल अलर्ट का मैसेज फैमिली मेंबर के पास या हॉस्पिटल में जहाँ भी ज़रूरत के समय पर एक मैसेज पहुँच जाए। Keep photographs and other meaningful object around the house. फोटोग्राफ्स और दूसरे जो भी ज़रूरी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं घर के आसपास के वो फोटोग्राफ्स या कुछ एक ऑब्जेक्ट जो हैं वो ज़रूर अल्जाइमर के पेशेंट के पास रखने चाहिए।
अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो मैनेजमेंट में अल्टरनेटिव मेडिसिन भी यूज किए जा सकते हैं। Various herbal remedies, vitamins, and other supplements are widely promoted as preparation that may support cognitive health or prevent or delay Alzheimer's. तो इन मेडिसिन्स और एक्टिविटीज और इंटरवेंशंस के अलावा कुछ एक अल्टरनेटिव मेडिसिन्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्बल रेमेडीज हैं, विटामिन हैं या दूसरे सप्लीमेंट हैं जो अल्जाइमर के पेशेंट की कोग्निटिव हेल्थ को बनाकर रखने में या फिर उनकी डेली एक्टिविटीज को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल हैव प्रोड्यूस्ड मिक्स्ड रिजल्ट विद लिटिल एविडेंस टू सपोर्ट देम एज इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो कुछ एक क्लिनिकल ट्रायल्स में पता लगा है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन्स भी अल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट में काफी सपोर्ट करते हैं। Some of the treatment that have been studied recently include vitamin E. Although vitamin E doesn't prevent Alzheimer's, taking 2000 international units daily may help delay the progression in people who already have mild to moderate disease. तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में पहला इन्होंने बताया है विटामिन ई। हालांकि विटामिन ई अल्जाइमर्स डिजीज से प्रिवेंशन नहीं प्रोवाइड करता है, यानी अल्जाइमर को होने से रोकता नहीं है, लेकिन डेली अगर कोई व्यक्ति 2000 आयु विटामिन ई कंज्यूम करता है तो व्यक्ति में अल्जाइमर्स डिजीज के सिम्टम को स्लो डाउन किया जा सकता है। यानी जो लोग माइल्ड से मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट हैं उनके सिम्टम को स्लो डाउन किया जा सकता है, उनकी ब्रेन सेल्स की डेथ को स्लो किया जा सकता है। However, study results have been mixed with only some showing modest benefit. हालांकि कुछ एक स्टडीज में ये पाया गया है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट विटामिन ई का देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत इफेक्ट सेल्स की डेथ के रेट को स्लो करता है। Next है omega-3 fatty acids. Omega-3 fatty acid in fish or from supplement may lower the risk of developing dementia, but clinical studies have shown no benefit for treating Alzheimer disease symptom. तो कुछ एक स्टडीज ऐसी हुई हैं जिनमें ये पाया गया है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड जो कि फिश में पाया जाता है या दूसरे सप्लीमेंट से हमें मिलता है, उसकी वजह से डिमेंशिया या मेमोरी लॉस होने के रिस्क को कम किया जा सकता है। बट कुछ एक क्लिनिकल स्टडीज से पता लगा है कि अल्जाइमर डिजीज होने के बाद उसके सिम्टम को ट्रीट करने में ओमेगा-3 फैटी एसिड का बहुत ज्यादा यूज नहीं है। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज। तो लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है या कौन सी होम रेमेडीज या घरेलू उपचार यूज किए जा सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस प्रमोट गुड ओवरऑल हेल्थ एंड मे प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग कॉग्निटिव हेल्थ। तो अगर पर्सन की लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाकर रखा जाए तो उसकी वजह से अल्जाइमर के पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है और उनकी कॉग्निटिव हेल्थ को मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। तो फर्स्ट है एक्सरसाइज। Regular exercise is an important part of a treatment plan. Activities such as a daily walk can help improve mood and maintain the health of joint, muscle, and the heart. Regular exercise Alzheimer's disease के treatment plan का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। एक्टिविटीज जैसे कि डेली वॉकिंग पर जाना, वॉक पर जाने से अल्जाइमर के पेशेंट का मूड इम्प्रूव होता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करना इजी हो जाता है। इसके अलावा पर्सन के जॉइंट, मसल्स और उसके हार्ट को भी हेल्दी रखने में हेल्प मिलती है। Exercise can also promote restful sleep and prevent constipation, and it's beneficial for care partners too. Exercise से साउंड स्लीप आती है, नींद अच्छी आएगी, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट होता है और इसके अलावा जो केयर टेकर होते हैं वो भी क्योंकि साथ वॉक पर जाएंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है। Next है nutrition. People with Alzheimer's may forget to eat, lose interest in preparing meals or not eat a healthy combination of food. Alzheimer disease के पेशेंट नॉर्मली खाना भूल जाते हैं या फिर खाना प्रिपेयर करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है या फिर हेल्दी खाना नहीं खाते हैं।
दे में ऑल्सो फॉरगेट टू ड्रिंक इनफ लीडिंग टू डिहाइड्रेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा वो कई बार पानी पीना भी भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो मैनेजमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अल्जाइमर के पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड मिले और वाटर कंजप्शन उनका रेगुलर रहे और प्रॉपर रहे। तो अल्जाइमर के पेशेंट का हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसको कुछ एक हेल्दी ऑप्शंस देने चाहिए, यानी कि उनके लिए इस तरह के हेल्दी फूड ऑप्शंस खरीदे जाएँ जो कि खाने में ईज़ी हों, जिनको प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो न्यूट्रिशियस भी हों। Water and other healthy beverages. Encourage drinking several glasses of liquid every day. Avoid beverages with caffeine, which can increase restlessness, interfere with sleep, and trigger a frequent need to urinate. तो अल्जाइमर के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए एनकरेज करना चाहिए। कैफ़ीन वाले जितने भी बेवरेज हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कैफ़ीन की वज़ह से पर्सन में रेस्टलेसनेस आती है, उनकी नींद में प्रॉब्लम आती है और इसके अलावा बार-बार यूरिनेशन के लिए भी उनको जाना पड़ता है। High calorie healthy shakes and smoothies. Supplement milkshake with protein powder would make smoothie featuring favorite ingredients, especially when eating became more difficult. तो अल्जाइमर के पेशेंट को सप्लीमेंट मिल्कशेक दिए जा सकते हैं, जिनमें कि प्रोटीन पाउडर को मिक्स किया जा सकता है या उनके फेवरेट इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई स्मूदीज़ बनाई जा सकती हैं। और जनरली जब लेट स्टेज ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ में पर्सन के लिए खाना मुश्किल हो जाता है, उस समय पर इस तरह के हेल्दी शेक्स या स्मूदीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं अल्जाइमर के पेशेंट। नेक्स्ट है सोशल एंगेजमेंट एंड एक्टिविटीज। Social interactions and activities can support the abilities and skill that are preserved. Doing things that are meaningful and enjoyable are important for the overall well-being of a person with Alzheimer disease. तो अल्जाइमर के पेशेंट के लिए सोशल इंटरेक्शंस या ग्रुप इंटरेक्शंस और एक्टिविटीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। अगर वो इस तरह से ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं या उनकी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, उनको प्रिजर्व करके रखने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा इस तरह की एक्टिविटीज़ उनके लिए मीनिंगफुल भी हो सकती हैं, वो इस तरह की चीज़ों को एन्जॉय भी करते हैं, जिससे पर्सन की ओवरऑल वेल-बीइंग को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। दीज़ माइट इंक्लूड, अब इस तरह की कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो यहाँ बताई गई हैं। लिसनिंग टू म्यूज़िक और डांसिंग, रीडिंग और लिसनिंग टू बुक, गार्डनिंग और क्राफ्ट्स, यानी कि म्यूज़िक सुनना, डांस करना, बुक्स को रीड करना या फिर सुनना, गार्डनिंग करना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना हो सकता है, या फिर कुछ एक सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो सकता है। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करी जा सकती हैं। तो ये सारी सोशल एंगेजमेंट करके अल्जाइमर्स के पेशेंट को सोशली एक्टिव रखा जा सकता है, जिससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बेटर बनाने में भी हेल्प मिलती है। And here are the references. Thank you.